क्वेश्चन नंबर 26 है, सेक्शन सी का ये स्टार्ट हो गया आज से। गिवन दैट अंडर रूट थ्री इज इरेशनल, प्रूव दैट 5 + 2 अंडर रूट थ्री इज इरेशनल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन हमेशा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है और एंड तक देखेंगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए कह रखा है कि अंडर रूट थ्री क्या है, इरेशनल है। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखेंगे। हम मान लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, चाहे आपका अंडर रूट टू प्रूव करने आए, चाहे अंडर रूट टू प्लस थ्री आए, यानी इस तरीके का जो भी आता है उसे कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं। मतलब विरोधाभास विधि से, उसके अपोजिट से हमें प्रूव करना इरेशनल। लेकिन हम मान लेंगे कुछ टाइम के लिए कि 5 + 2 अंडर रूट थ्री इज अ रैशनल नंबर। क्या मान लिया जाएगा, यह एक रैशनल नंबर है। और आप जानते हैं कोई भी अगर रैशनल नंबर है तो किसके फॉर्म में लिखा जा सकता है, p/q के फॉर्म में। देयरफॉर 5 + 2 अंडर रूट थ्री इक्वल्स टू p/q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड को प्राइम। जहाँ p और q आपके इंटीजर्स हैं और को प्राइम भी हैं। ठीक है, आपको यही कंट्राडिक्शन मेथड होता है। भले से प्रूव करना इरेशनल, लेकिन क्या मान लिया गया कि यह रेशनल है। और जब रेशनल तो कोई भी रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ पे जो 2 अंडर रूट थ्री को रहने दिया गया, 5 बिना रूट वाला टर्म है, तो इधर ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, तो -5 हो गया है, प्लस था तो क्या हो गया -5, नीचे 1 लिख दिए। क्यू और 1 का एलसीएम, ए वाला पार्ट यहाँ पे लिख लिया गया। ठीक है, क्यू और 1 का एलसीएम क्यू आ गया यहाँ पे। 1 का p में मल्टीप्लाई हुआ p, और q का 5 में मल्टीप्लाई हो गया 5q, और ये 2 अंडर रूट थ्री यहाँ पे लिखा गया है। किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। p-5q को रहने दिया गया, सिर्फ ये 2 को, यानी अंडर रूट थ्री को यहीं रहने दिया गया, 2 को यहाँ q के पास भेज दिया गया, यानी p-5q बाई क्या आ गया आपका, q में 2 का मल्टीप्लाई किए 2q इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री। अब यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट इसे कंसिडर कर लिया गया, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे p, q 2 एंड 5 आर इंटीजर्स। यहाँ पे p, q 2 और 5 सारे के सारे क्या है, इंटीजर है। और जब इंटीजर है तो आपका लेफ्ट हैंड साइड अर्थात p-5q/2q, p-5q/2q इज अ रैशनल। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड रैशनल, तो अभी सी बात है कि राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, रैशनल हो चाहिए। हेंस अंडर रूट थ्री इज आल्सो रैशनल, यानी कि जब लेफ्ट हैंड साइड रैशनल है तो इसका राइट हैंड साइड भी क्या होगा, रैशनल होगा। लेकिन ध्यान देंगे, बट दिस कंट्राडिक्ट फैक्ट दैट अंडर रूट थ्री इज इरेशनल। लेकिन आपको पहले ही दे रखा है कि अंडर रूट थ्री क्या है, इरेशनल है, तो ये इस बात का क्या होगा, कंट्राडिक्ट हो गया। एक ही नंबर कोई इरेशनल और इरेशनल कैसे हो सकता है। तो जब ये कंट्राडिक्ट हो गया कि अंडर रूट थ्री आपका रैशनल नहीं है, इरेशनल है, तो ओवरऑल पूरा आपका जो नंबर हो जाएगा, देयरफॉर 5 + 2 अंडर रूट थ्री इज रैशनल। बहुत सिंपल इस तरह के प्रूविंग होते हैं, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा है इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² + px + q आर डबल इन द वैल्यू ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 2x² - 5x - 3, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। कह रहा है कि ये जो पोलिनोमियल x² + px + q हैं, इसके जो जीरोज हैं, जो पोलिनोमियल 2x² - 5x - 3 के ट्वाइस है, ठीक है, डबल हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में जो गिवेन था उसे लिख लिया गया है। क्या था, पॉलिनोमियल्स आर, पहला पॉलिनोमियल है x² + px + q, और दूसरा पॉलिनोमियल है 2x² - 5x - 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लेट कर लिया, लेट जीरोज ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल, इट मीन्स x² + px + q आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। क्योंकि कह रहा है कि इसका जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का जो जीरो है, इस पॉलिनोमियल के जीरो के ट्वाइस है, इसलिए 2 अल्फा और क्या मान लिया गया, 2 बीटा। हम जानते हैं एक फार्मूला होता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज को हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, लिख देंगे, बिकॉज आप पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और फार्मूला इसका होता है -b/a। इट मीन्स बी, आपको पता है कि जो पॉलिनोमियल होता है वो किसके फॉर्म का होता है, ax² + bx + c के फॉर्म का होता है। तो a क्या हो गया, x² का कोफिशिएंट, b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। तो माइनस तो फार्मूले से है, b की वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं, x का जो कोफिशिएंट है वो -5 है, और a की वैल्यू 2 है, तो माइनस माइनस प्लस a आपका हो जाएगा 5/2, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आगे यूज करेंगे। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है अल्फा इंटू बीटा,
ये होता है सी बाई ए, यानी कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सी की वैल्यू यहाँ पे -3 है और ए की वैल्यू क्या है 2 है। इसे क्या कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन से। अब यहाँ पे लिख लेंगे नाउ आपका जो पहला पॉलिनोमियल है क्या है एक्स स्क्वायर और प्लस क्या है पी एक्स प्लस क्यू। तो जिस प्रकार से ये हम दूसरे इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाले, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाले हैं, यहाँ भी निकालेंगे, लेकिन इसके जीरोज याद रखेंगे 2 अल्फा है और दूसरा क्या है 2 बीटा। तो जब सम ऑफ जीरोज फार्मूला तो होता है अल्फा प्लस बीटा, लेकिन यहाँ पे 2 अल्फा होगा और क्या होगा 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो 2 जब कॉमन करोगे तो अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी का कोफिशिएंट यहाँ पे p है, यानी कि p और a का कोफिशिएंट 1 है। दिस इम्प्लाइज 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 बाई क्या है आपका 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5/2 इज इक्वल टू माइनस बी। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस पी इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज p की वैल्यू यहाँ से आपका क्या आ गया -5। ठीक है, तो ये हो गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 अल्फा इंटू 2 बीटा इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला सी बाई ए। तो 2 2 ज़ा 4 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी देखो क्या है सी है आपका क्यू और बाई ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी क्यू बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -3 बाई क्या है 2 है। तो यहाँ पे लिख लीजिए -3/2। तो 2 2 ज़ा क्या हो गया 4 इज इक्वल टू क्यू। तो -3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 इज इक्वल टू क्यू, यानी दिस इम्प्लाइज क्यू की वैल्यू क्या आ गया -6। तो इस तरीके से सिंपली आपको क्या करना था पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 km/h faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 6 km/h, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. कह रहा है कि अगर एक ट्रेन चल रही है, ट्रेन का जो एक्चुअल स्पीड है उस स्पीड को 6 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो 4 घंटे एक्चुअल जर्नी में जितना टाइम लगना चाहिए उससे 4 घंटे कम लग रहा है। अगर ट्रेन का जो स्पीड एक्चुअल स्पीड में से 6 किलोमीटर कम कर दिया जाए तो जो एक्चुअल टाइम है उससे क्या लग रहा है 6 आवर्स ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, जो शेड्यूल्ड टाइम है, जो एक्चुअल टाइम है आपका, तो बताना है कि टोटल कितना जर्नी कवर किया गया। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि ट्रेन का एक्चुअल स्पीड क्या है और एक्चुअल टाइम टेकन क्या है। तो यहाँ पे लिख लिया गया लेट एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x km/h, यानी एक्चुअल जो स्पीड था, ओरिजिनल जो स्पीड था x km/h, एंड एक्चुअल टाइम टेकन बाई y आवर्स, यानी उस जर्नी में टोटल जो टाइम लगा वो कितना लगा y आवर्स। तो आप जानते हैं कि डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है स्पीड इंटू टाइम। इसके अकॉर्डिंग आपका स्पीड है x और टाइम है y, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया ट्रेन xy। ये आपका कंडीशन है, यहीं से निकल के आएगा टोटल जर्नी कितना कवर किया गया। ठीक है, ये एक्चुअली स्पीड हो गया और ये टाइम टेकन हो गया, इसलिए डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम दैट इज xy। ठीक है, एक एक पॉइंट अच्छे से समझेंगे और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, क्योंकि ऐसे ही आपको हर एक जो क्वेश्चन पेपर आपका आया है मॉडल पेपर उसको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा जाएंगे यहाँ पे। अब देखते हैं इसमें 2 क्वेश्चन में कंडीशन था। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन कह रहा था इफ द स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 6 km/h देन टाइम ऑफ जर्नी इज रिड्यूस्ड बाय 4 आवर्स। अगर हम 6 km/h स्पीड को बढ़ा देते हैं तो जब बढ़ाएंगे तो उस समय स्पीड क्या होगा ट्रेन का x + 6 km/h, और टाइम कह रहा 4 घंटे कम लगते हैं, तो एक्चुअल टाइम y था तो इसलिए y-4। इस बात को समझेंगे। आप ये बताइए जब स्पीड आपका x था और 6 किलोमीटर इंक्रीज करोगे तो x + 6 होगा, और टाइम जो एक्चुअल लग रहा था y आवर्स था, लेकिन जब 6 km/h स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो 4 घंटे कम, यानी y-4 है। फिर वही कंडीशन डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है x + 6 इंटू y-6। डिस्टेंस टोटल कितना था xy था, आप देख सकते हो टोटल डिस्टेंस क्या था xy था। तो यहाँ पे रख देंगे, ये कभी डिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं, आप टाइम में ही ना
या स्पीड में आप डिफरेंट ला रहे हैं, लेकिन टोटल जर्नी तो वही रहेगा। तो x का y में किए xy, x का -4 में किए 4x, 6 का y में हुआ प्लस का 6y, प्लस 6 का -4 में करोगे -24। एक्स वाई बीच में इक्वल है, दोनों तरफ अगर सेम कोई वैल्यू हो साइन के साथ तो ये कैंसिल, क्योंकि प्लस इधर आता तो माइनस, तो इसलिए ऐसे हम काट सकते हैं। ये माइनस इधर आया +4x, ये प्लस इधर आया -6y और माइनस का 24। देख रहे हैं 2 से सारे टर्म में डिवाइड हो जाएगा, तो लिख दिए डिवाइड बाई 2। 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 = 4, 2 3 = 6 और 2 1 = 2, 2 2 = 4, यानी 12 2 = 24। तो ये मान लिया गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी प्रकार से सेकंड कंडीशन, फ्रॉम सेकंड कंडीशन क्या कह रहा था, इफ द स्पीड इज डिक्रीज बाई 6 km/h देन टाइम ऑफ जर्नी इज 6 hours मोर देन द शेड्यूल्ड टाइम। यानी जब अब घटाया जा रहा है तो स्पीड पहले x था तो 6 km/h सब्ट्रैक्ट करोगे, अब स्पीड क्या होगा x - 6 km/h, और टाइम कह रहा है 6 hours ज़्यादा ले रहा है, मोर देन शेड्यूल टाइम। तो ज़्यादा का मतलब y तो एक्चुअल टाइम था लेकिन ज़्यादा ले रहा है तो y + 6। अगर कम कर रहा तो माइनस, ज़्यादा जब लेगा तो क्या करेंगे प्लस। फिर वही डिस्टेंस का यूज करेंगे, स्पीड इंटू टाइम, यानी x - 6 स्पीड है इंटू टाइम क्या है y + 6। ओवरऑल डिस्टेंस तो एक्स वाई ही लेंगे, x का y में किए xy, x का 6 मल्टीप्लाई करेंगे 6y, -6 का y में होगा -6y, -6 का मल्टीप्लाई +6 में करेंगे 36। फिर xy से xy कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 6y - 6x - 6y -36 = 0। तो ये हो गया 6x - 6y और -36 जीरो के उधर भेजा गया है तो 36। आप थोड़ा सा कन्फ्यूज होंगे इसलिए मैं ये स्टेप भी समझा दिया हूँ, ठीक है। 36 अब देख रहे हैं सब में 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो लिख देंगे डिवाइड बाई 6। तो 6 से जब डिवाइड करेंगे तो 6 1 = 6, x बचा, यहाँ भी y बचेगा, यानी x - y, 6 6 = 36। इसे मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करके एक्स वाई निकालेंगे और फिर टोटल जने निकालेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे लिख दिया गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। इस समय थोड़ा दशहरा का टाइम चल रहा है तो गाना वाना थोड़ा सा सुनाई दे सकता है, तो उसे इग्नोर करेंगे, लेकिन नेसेसरी है वीडियो आपको क्वेश्चन को समझना, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे, उसे थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे 2x - 3y = -12 है, x - y = 6 है, तो या तो x को इक्वल करेंगे या तो y को। तो y को इक्वल करने के लिए हम लिख लेंगे 2x, यानी कि इसमें इक्वेशन 2 में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो इक्वेशन फर्स्ट तो 2x - 3y = -12 ही रहेगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x और ये हो जाएगा माइनस का 2y = 2 6 = 12। जो काम भी करते हैं हम पूरे टर्म में करते हैं। तो देखिए कोफिशिएंट इसके सेम है लेकिन दोनों का साइन भी सेम है, तो साइन सेम होता है तो क्या करना पड़ता है, साइन सेम होता है सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ऑन सब्ट्रैक्शन यानी घटाने पे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, हमेशा साइन ऊपर वाला, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया प्लस माइनस, माइनस का 3y प्लस का 2y, तो माइनस का आप क्या क्या बचेगा, माइनस का बचेगा बाबू y। क्यों, सिंपल सा है, यहाँ पे प्लस ये वाला साइन प्लस का 2y माइनस, तो 3 रुपये में से 2 रुपये दे दिए, मतलब कि माइनस में ही आया। -12 -24, तो ये कैंसिल आउट हो गया। y की वैल्यू 24, तो y याद करिए आपने क्या मान रखा था, y था आपका, y था टाइम, तो इसलिए r हो जाएगा। अब किसी भी इक्वेशन से ले लो, लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इजी है इक्वेशन सेकेंड से सॉल्व करना। x - y = 6, x - y की वैल्यू 24 है, इज इक्वल टू ये क्या है आपका 6। दिस इम्प्लाइज x = 6, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि x = 24 है, कितना हो गया 30। अब याद करिए ये क्या था, ये आपका था स्पीड, तो ये किलोमीटर क्या हो जाएगा पर आवर हो जाएगा। लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या माना गया था एक्स वाई, यानी स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड था 30 और टाइम कितना था 24, 24 3 = 72, 720 किलोमीटर। टोटल जर्नी कितना था, टोटल जर्नी था 720 किलोमीटर का। आई होप आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला था, अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो तो एक बार रिपीट करके जरूर देख लें। 28 का ही आर्म करके जो क्वेश्चन है, कह रहा है अनुज हैड सम चॉकलेट्स एंड ही डिवाइडेड देम इनटू 2 लॉट A and B।
he sold the first lot at the rate of rupees 2 for 3 chocolates and the second lot at the rate of first 1 rupees per chocolate and got a total of rupees 400. ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। फिर आगे कह रहा है इफ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹1 per chocolate and the second lot at the rate of ₹4 for 5 chocolates, his total collection would have been ₹460. Find the total number of chocolates he had. दो प्रकार के लॉट हैं, लॉट ए है और लॉट बी है। तो देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट कैसे लिखना है और सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में दो प्रकार के चॉकलेट हैं, एक लॉट ए में है और एक लॉट क्या है, बी में है। तो यहाँ पे हमने क्या कंसीडर कर लिया है, लेट को एज्यूम भी बोलते हैं। लेट नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन लॉट ए बी द एक्स एंड नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन लॉट बी बी द वाई। हम मान लेंगे कि लॉट ए में जो चॉकलेट का संख्या है, नंबर है, वो एक्स है और लॉट बी में जो नंबर ऑफ चॉकलेट है वो क्या है, आपके वाई है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट क्या हो जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट अंजू के पास, अनुज की बात हो रही है, अनुज के पास टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कितना होगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लॉट ए में एक्स, लॉट बी में वाई, तो टोटल एक्स प्लस वाई हो गया। अब दो कंडीशन, पहले हम देखते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा था। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹2 of 3 chocolates and second lot at the rate of ₹1 per chocolate and got a total of ₹400। तो आपने लॉट ए में नंबर ऑफ चॉकलेट क्या माना है, एक्स, और लॉट ए को कह रहा है वो किस के अकॉर्डिंग बेचा है, 3 चॉकलेट को ₹2 में। 3 चॉकलेट को जब ₹2 में बेचा है, ये लॉट ए की बात हो रही है, लॉट ए की बात हो रही है। ठीक है, ये तो 3 चॉकलेट्स को जब ₹2 में बेचा है, इसलिए 1 चॉकलेट बराबर 3 नीचे चला जाएगा 2/3। एक चॉकलेट का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 2/3। लॉट ए की बात हो रही है, तो लॉट ए में कितने चॉकलेट हैं, एक्स, और एक चॉकलेट का प्राइस 2/3, 2/3 इंटू एक्स। और दूसरे जो लॉट का चॉकलेट में ₹1 में एक चॉकलेट है, इसलिए 1 इंटू नंबर ऑफ चॉकलेट आई, और कुल मिला के कलेक्शन कितने का हुआ, 400। अब यहाँ पे इसके नीचे हम चाहें तो 1 ले सकते हैं। ठीक है, 3 और 1 का एलसीएम यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 और 1 का एलसीएम 3 आ गया, तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो ए हो गया 2x और 3 1 जा 3y, 2x + 3y/3। अब इसके नीचे ले लिया गया 1, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 2x + 3y का 1 में होगा तो 2x + 3y हो जाएगा, और 3 का 400 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1200। ये मान लिया गया इक्वेशन फर्स्ट। जिस प्रकार से पहली कंडीशन दिया था उसी प्रकार से सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि लॉट ए में जो एक चॉकलेट का प्राइस है ₹1 और लॉट बी में जो एक चॉकलेट की प्राइस नहीं दे रखा है, वो कह रहा था कि 5 चॉकलेट को ₹4 में बेच रहे हैं, ₹4 में, तो इसलिए 1 चॉकलेट का प्राइस 5 नीचे चला आएगा 4/5। तो लॉट ए में एक चॉकलेट की प्राइस एक्स है, तो टोटल एक्स चॉकलेट यानी 1 इंटू एक्स, और लॉट बी में एक चॉकलेट की प्राइस कितने में बेची जा रही है, 4/5, तो 4/5, और लॉट बी में वाई चॉकलेट है, 4/5 इंटू वाई, टोटल कितना मिला था, ₹460। ये क्वेश्चन में दिया था उसी के अकॉर्डिंग। तो फिर यहाँ पे भी इसके नीचे 1 ले लिया जाएगा, 1 और 5 का एलसीएम 5 आएगा, 5 1 जा 5 और 5 का एक्स में करेंगे 5x, 1 का 4 में करेंगे 4y/5। फिर यही 460 के नीचे 1 लिख लेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, 1 का किसी भी नंबर में होगा वही आएगा, 5x + 4y = 5 का 460 में मल्टीप्लाई करेंगे 2300 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। अब एज यूजुअल आपका दो इक्वेशन बन गया, लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट है 2x + 3y = 1200 और इक्वेशन 2 है 5x + 4y = 2300। अब इसका 2-3 प्रोसेस हैं। अगर आप चाहते हैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना तो या तो x का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए या तो y का, और अन्य मेथड से सॉल्व करना चाहें तो फार्मूले बेसिस पे एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला और एक क्या होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप देखें x का कोफिशिएंट या तो इक्वल कर सकते हैं या तो y का, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं y के कोफिशिएंट को, तो क्या करते हैं
4 का मल्टीप्लाई हम इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे और यहाँ पे किससे एक क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई किया जा रहा है। आप लिख भी सकते हो इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई 4 से कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में 3 से। तो 4 का हो गया इसमें और 3 का, तभी तो 4 3 या 3 और 3 4 जा 12, इसमें हम कर देंगे 3 से। अब जब मल्टीप्लाई करोगे 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12y और 12 4 जा 48, 0 0 4 दूना 4 1 9 4, ठीक है। फिर 3 से करेंगे 3 5 जा 15x, 3 4 जा 12y इज इक्वस टू, अगर हम बात करें जब 3 का करेंगे तो ये तो 0 0 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कोफिशिएंट एक इक्वल हो गया, कौन सा, y वाला, लेकिन साइन प्लस का है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ लिख देंगे ऑन सबट्रैक्शन। तो ये प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया। 8x है माइनस 15x है, तो 15 में से 8 को घटाएंगे माइनस मतलब 7x हो जाएगा। ये 0 0 ज़्यादा आपका ये है तो इसमें से ये घटाएंगे, ज़्यादा ये है यानी कि साइन नेगेटिव होगा। 9 में से 8 को सबट्रैक्ट करेंगे 1, और यहाँ पे क्या बचा आपका 6, 6 में से 4 सबट्रैक्ट करेंगे 2, वो भी माइनस का। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से कैंसिल करेंगे कितने बार में जाएगा, 7 3 जा 21, 300, यानी लॉट ए में कितने चॉकलेट थे, 300 थे। अब इस x की वैल्यू या तो 1 में रख लेंगे या तो 2 में रख लेंगे। तो लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है, 1200 है आपका। अब वैल्यूज पुट करिए, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 300 है, प्लस 3y इज इक्वल टू 1200। तो 3y रहने देंगे इधर, ये 1200 है। 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 600, 600 प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3y इज इक्वल टू 600, मतलब 1200 में से 600 सब्ट्रैक्ट करेंगे 600, 3 2 जा 6, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगा 200, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल अगर चॉकलेट्स की बात करें, टोटल चॉकलेट क्या माना गया था, x प्लस वाई। एक्स की वैल्यू है 300 और y की वैल्यू है 200, तो यानी कि अनुज के पास कितने चॉकलेट थे, 500 चॉकलेट थे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। यदि लाइक और शेयर नहीं किए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग दैट, आपको प्रूव करना है tan क्यूब थीटा वाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cos क्यूब थीटा वाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक का जब कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाइए या तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाइए। तो आपको जो इजी लगता है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड लाना क्या है आपका इजी है, तो हमेशा हम काम तो इजी ही करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लिया गया है tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम दो फार्मूले यूज कर रहे हैं। पहला फार्मूला हम जानते हैं, बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और दूसरा हम जानते हैं कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये दो फार्मूले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और इन दोनों के जगह पे भी फार्मूला हम यूज करेंगे। तो tan क्यूब थीटा को हम लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा बाई, अब यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है, याद अगर आप करिए तो सेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर कॉस क्यूब थीटा को ये कॉट क्यूब थीटा है तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा के फॉर्म में, यानी कि ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा बाई साइन क्यूब थीटा, और बाई में क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी tan थीटा के जगह पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट क्यूब थीटा है तो कॉस क्यूब थीटा बाई साइन थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करने वाले हैं, ऊपर वाले को तो रहने दीजिए अभी, साइन क्यूब थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये आपका है कॉस क्यूब थीटा वाई साइन क्यूब थीटा अपान कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा, तो जब कोसेक स्क्वायर थीटा है तो 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा तो ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचा आपका साइन क्यूब थीटा बाई 3 निकल गया, मतलब कॉस स्क्वायर से कॉस क्यूब के कैंसिल करेंगे, सिर्फ कॉस थीटा बचा, प्लस यहाँ पे आपका बचेगा कॉस क्यूब थीटा बाई साइन क्यूब में से साइन स्क्वायर निकलेगा तो आपका क्या बच जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो अब हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा का साइन क्यूब थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस थीटा का कॉस क्यूब थीटा में मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस पावर 4 थीटा। अब इसे हम तोड़ेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बाई साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। अब यहाँ पे फार्मूला मैं लिख देता हूँ, बिकॉज हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 2 फार्मूले थे, यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे यूज करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस होता है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ध्यान देंगे ए की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा है तो ये लिखेंगे आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब कहोगे सर क्यों आप यही फार्मूला यूज किए, इसलिए यूज किए हैं क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, अगर माइनस लेते तो इसे रिड्यूस हम नहीं कर पाते, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे एक बार इसके साथ इसको ले रहे हैं, एक बार सेकेंड पार्ट के साथ, यानी 1 अपान लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो एक साइन से ये साइन कैंसल, एक साइन से ये स्क्वायर कट जा रहा है, 1 अपान साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा और 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा सेक थीटा माइनस बचा यहाँ पे क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ध्यान से देखिए तो यही हमें राइट हैंड साइड क्या करना था प्रूफ करना था, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो कोई भी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इन्हें कह रहा है प्रूव दैट अ पैलोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। कह रहा है कि एक अगर पैलोग्राम है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइबिंग कर रहा है तो क्या होगा रोम्बस होगा। इसका मतलब क्या होता है सर्कमस्क्राइबिंग का, ये देख लीजिए। जैसे ए बी सी डी एक क्या है रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है जिसके आमने सामने के साइड क्या होते हैं पैरेलल और आपस में इक्वल भी होते हैं, आमने सामने, यानी ए बी किसके इक्वल होगा सी डी के, ए डी किसके इक्वल है बी सी के। कह रहा है कि अगर एक इस प्रकार का पैलोग्राम है एक जो सर्कल को सर्कमस्क्राइबिंग कर रहा है, मतलब कि जो रोम्बस के चारों साइड हैं सर्कल को क्या कर रहे हैं टच कर रहे हैं, इसे कहते हैं सर्कमस्क्राइबिंग। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये एक क्या होगा रोम्बस होगा, ये पैलोग्राम एक क्या होगा रोम्बस होगा। रोम्बस का मतलब क्या होता है कि इसके चारों साइड आपस में इक्वल होंगे, यानी ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। इसमें हमको इस कंडीशन के द्वारा क्या करना है प्रूव करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अभी मान लिया जा रहा है कि रोम्बस है, पैलोग्राम दिया हुआ है लेकिन माना गया है रोम्बस है। सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइबिंग कर रहा है जिसका सेंटर क्या है ओ है। सच दैट ए बी बी सी सी डी एंड डी ए बी बी सी डी एंड डी ए टच द सर्कल एट पॉइंट पी क्यू आर एंड एस, पी क्यू आर एंड एस, जो कि सर्कल को पी क्यू और आर एंड एस पॉइंट्स पे क्या कर रहे हैं टच कर रहे हैं। और
याद रखेंगे जब ये कह रहा है पैरेललोग्राम है तो इसमें गिवन में ही आ जाएगा कि ए बी किसके इक्वल होगा, ए बी होगा इक्वल सी डी के, ए बी इक्वल होगा सी डी के, और ए डी इक्वल हो जाएगा बी सी के, क्योंकि क्या कर रहा है, ये पैरेललोग्राम है। समझ आ गया इतनी बात। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वो कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं। लिखेंगे वी नो दैट टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। अगर किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से, अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट से इस एक्सटर्नल यानी पॉइंट से अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो आपस में लेंथ में इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ देखो जो ए है ये एक सर्कल के बाहर का एक पॉइंट है, तो इससे दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, एक आपका ए पी है और एक क्या है ए एस है। तो यही कह रहा है कि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट का मतलब जो सर्कल को टच करते हुए चला जाए, तो इस नियम से हमारा ए पी किसके इक्वल हो जाएगा, ए पी इक्वल होगा ए एस से, क्योंकि जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ही है ना ए पी और ए एस, तो आपस में इक्वल हो गया। इक्वेशन फर्स्ट। फिर बी पी इक्वल टू बी क्यू, बी पी इक्वल टू बी क्यू। इक्वेशन 2। आप देख रहे हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट से इससे टेंजेंट सी आर है और क्या है सी क्यू, तो ये आपका क्या लिख देंगे सी क्यू इक्वल टू सी आर, या सी आर इक्वल टू सी क्यू, सी आर इक्वल टू सी क्यू। इक्वेशन क्या हो जाएगा थर्ड। फिर डी से दो एक्सटर्नल है, डी एक एक्सटर्नल है, बाकी टेंजेंट क्या है डी आर डी एस, क्या हो जाएगा डी आर डी एस, डी आर और ये आपका हो गया डी एस। इक्वेशन क्या लिख लिया जाए, इक्वेशन लिख लिया जाए 4। यहाँ पे देखिए सी आर लिखे हैं और ये आपका डी आर बाई डी एस, ये आपका इक्वेशन क्या हो गया 4 हो गया। आपको करना क्या है, इन सभी इक्वेशन को ऐड कर देना है। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, सारी इक्वेशन को ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट में और राइट हैंड साइड को राइट में। तो ऐड करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू डी एस, सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ए पी बी पी, ए पी और बी पी, ए पी प्लस बी पी के जगह पे ए पी प्लस बी पी के जगह पे लिख सकते हैं ए बी प्लस सी आर डी आर। अब ध्यान से देखते रहेंगे, सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, इसके जगह पे लिख सकते हैं सी डी इज इक्वल टू। अब इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे हुआ ए एस आपका है ए एस और देखिए डी एस, ए एस और डी एस को एक पास कर लीजिए, ए एस प्लस डी एस एक पास हो गया, बी क्यू और सी क्यू एक पास हो गया, बी क्यू और प्लस सी क्यू क्या हो गया एक पास हो गया। तो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए एस डी एस। ध्यान से देखेंगे ए एस डी एस एक किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, ए डी प्लस बी क्यू सी क्यू, बी क्यू सी क्यू किसके जगह बी सी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बी सी लिख सकते हैं। अब जो गिवेन में है देखिए हम ए बी के जगह पे सी डी, ए बी के जगह पे सी डी और ए डी के जगह पे क्या लिख सकते हैं बी सी। तो वही करने वाले हैं, ए बी के जगह सी डी या सी डी के जगह पे ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी के जगह पे ए बी। फिर हम क्या करने वाले हैं, ए डी है तो ए डी आप अगर ध्यान से देखो ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, ए डी किसके बराबर है बी सी के बराबर है, तो यहाँ पे बी सी लिख दो, बी सी प्लस बी सी। अब ए बी हो गया 2ab इज इक्वल टू बी सी हो गया 2bc, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, ए बी किसके बराबर आ गया बी सी का, ए बी आ गया बी सी के बराबर। और पहले से दे रखा है कि ये आपका गिवन है कि ए बी सी डी के बराबर है और ए डी किसके बराबर है, ए डी बी सी के बराबर है। तो यहाँ से आपने क्या रिलेशन, ये पहले से गिवन है ए बी सी डी के बराबर, ए डी बी सी के बराबर, और यहाँ ए बी बी सी के बराबर हो गया, ए बी किसके बराबर हो गया बी सी के, ए बी बी सी के बराबर हो गया और ए बी सी डी के बराबर है। तो अगर यहाँ से हम कंपेयर करें तो पूरा यानी ऑल साइड आपस में क्या हो गया इक्वल हो गए। तो बिकॉज
ए बी इक्वल्स टू बी सी एंड ए बी इक्वल्स टू सी डी के है। तो इस प्रकार से हम दिस इम्प्लाइज कर सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए डी या डी ए। तो जब चारों साइड इक्वल आ गया तो इससे ये प्रूफ हो गया कि ए बी सी डी क्या होगा, एक रोम्बस होगा, क्योंकि रोम्बस के चारों साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। या पूरा आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं कि अ पैराग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, या ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो इस तरीके से इसे क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का ही आ रहा है, कह रहा है इन द फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश टू पैरेलल टेंजेंट्स टू सर्कल विथ सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट A and x y dash at B. What is the measure of angle AOB? कह रहा है x y और x dash y dash टू पैरेलल टेंजेंट है और एक अदर और टेंजेंट है AB जो सर्कल को C पे टच करते हुए जा रहा है। आपको AOB, ये वाला एंगल AOB, ये वाला एंगल क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया हुआ था उसे गिवन में लिख लिया गया है। x y and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point AB with point of contact C. With point आपका AB है और जहाँ C पे सर्कल को टच करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो ये गिवन कंडीशन है और हमें फाइंड क्या करना है, एंगल AOB। ये पूरा एंगल आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। हम सबसे पहला स्टेप करेंगे ज्वाइन ओसी आपका क्या किया गया है, मिला दिया गया है, ज्वाइन कर दिया गया है। ओसी को जरूरत पड़ रहा है इसलिए ज्वाइन हम कर दिए हैं ओसी को, ठीक है। फिर ले रहे हैं इन ट्राइंगल ओएपी एंड ट्राइंगल ओएसी। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कौन कौन सा, इन ट्राइंगल ओएपी और ट्राइंगल ओएसी, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल हम ले लिए हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल में OA आप देख रहे हैं कॉमन है, तो लिख देंगे। बेसिकली हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ये इसलिए क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दिखाना है कि दोनों इक्वल है। तो लिखेंगे OA इज इक्वल टू OA आपका क्या है, साइड है, और कौन से नियम से, ये कॉमन है। कौन से नियम से हो गया, ये कॉमन है, ठीक है। OA इज इक्वल टू OA। फिर अगर आप ध्यान से देखें तो OP इक्वल टू हो जाएगा OC, OP इक्वल टू OC लिख लीजिए। OP इक्वल टू OC। AB आपका क्या है, साइड है, और रेडियाई ऑफ अ सर्कल क्या है, रेडियाई, यानी एक ही सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं, जैसे OC भी आपका रेडियस है, OP भी रेडियस है, तो रेडियस एक ही सर्कल के आपस में इक्वल होते हैं, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। तो इस नियम से ये इक्वल हो गए। और ध्यान से अगर देखें तो AP या AP AC आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनके लेंथ आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो AP और AC आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे AP इक्वल टू AC। AB आपका साइड है और क्या लिख देंगे, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, लिख लीजिए। ये किस नियम से इक्वल हुआ है, टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी एक पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट ए है, ए से एक टेंजेंट AP है और दूसरा क्या है, AC है। तो AP और AC का आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। अब अगर आप ध्यान से देखें बाई SSS थ्योरम, SSS थ्योरम, अगर एक ट्राइंगल के 3 साइड दूसरे ट्राइंगल के 3 साइड आपस में इक्वल हैं तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट। इसलिए ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OAC, ट्राइंगल OAC। और दो ट्राइंगल जब आपस में इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल या साइड होते हैं, साइड तो इक्वल है, यानी कि इसके साइड, यानी एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। एंगल 1 किसके बराबर हो गया, एंगल 2, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। लेकिन हमारा काम यही है, आपका एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा,
ठीक है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल क्या 2, कौन से नियम से, बाई सीपीसीटी रूल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इसे बोलते हैं। ठीक है, लिखेंगे सिमिलरली जिस प्रकार से हमने एंगल 1 एंगल 2 प्रूव किया, उसी तरह से एंगल जो 3 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसे मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। ये कैसे हो जाएगा, किस प्रकार से एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, हम क्या ले लेंगे, ट्रायंगल ओ बी क्यू और ओ बी सी। ये आपका देखिए ओ बी कॉमन हो गया, फिर ओ क्यू और ओ सी रेडियस हो जाएगा, और ये एक्सटर्नल पॉइंट से ओ क्यू ओ सी एक रेडियस है, तो फिर वही सेम थ्योरम से दोनों ट्रायंगल एक कॉन्ग्रुएंट होगा, तो सीपीसीटी रूल से एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल आ जाएगा। आपको एग्जाम में भी सिर्फ ऐसे ही एक पार्ट प्रूव करना है और लिख देंगे सिमिलरली ऐसे ही। ठीक है, तो अब जब ऐसे प्रूव कर दिए, अब देखो अगर पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, पी और क्यू क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, लिखेंगे नाउ पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, और सम ऑफ लीनियर पेयर के नियम से, ध्यान से अगर देखें तो सम ऑफ लीनियर पेयर के नियम से एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 180। तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 180। आप लिखना चाहें तो सम ऑफ लिख लीजिए, सम ऑफ लीनियर पेयर, सम ऑफ लीनियर पेयर। एक स्ट्रेट लाइन पे बने सारे एंगल का सम कितना होता है, 180। तो हमें बेसिकली देखिए ए ओ बी निकालना है, क्या निकालना है आपको, ए ओ बी। तो एंगल 2 और एंगल 3 की वैल्यू निकालना है, तो देखिए एंगल 1 की जगह पे एंगल 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल 2 प्लस एंगल 2 और एंगल 3 रहने देंगे। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो 4 की जगह पे भी एंगल 3 लिख देंगे, दैट इज 180। एंगल टू ये आपका हो जाएगा 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180। दोनों में से 2 जब कॉमन करेंगे तो आपका बचा एंगल 2 और प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। आप कैंसल आउट कर दीजिए तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगा। और अब आप ऊपर देखो फिगर में एंगल 2 एंगल 3 किसकी वैल्यू है, एंगल ए ओ बी का, तो इसके लिख देंगे दिस इंप्लाइज एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 31 सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फर्स्ट पार्ट कह रहा है 8 लीस्ट 1 हेड, सेकेंड कह रहा है 8 मोस्ट 1 टेल, थर्ड है 8 ए हेड एंड ए टेल। तो अगर आप 2 क्वाइन को टॉस कर रहे हैं तो उसके सिंपल स्पेस की बात करें, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम की बात करें, तो या हो सकता है कि पहले पे भी मतलब आप 2 क्वाइन को टॉस कर रहे हैं और नंबर ऑफ टॉस नहीं दिया, मतलब एक ही बार टॉस करना है। हो सकता है कि पहली बार टॉस करे तो हेड हेड आ जाए, पहले पे भी हेड दूसरे पे भी हेड। दूसरा कंडीशन हो सकता है पहले पे हेड दूसरे पे टेल। तीसरा कंडीशन हो सकता है कि पहले पे भी टेल आए दूसरे पे भी टेल। और लास्ट कंडीशन यानी कि 4th नंबर पे हो सकता है टी, पहला टेल आया और दूसरे सिक्के पे हेड है। यानी टोटल सैंपल स्पेस कितना है, टोटल सैंपल स्पेस 4 हो सकता है। 2 टॉस को एक साथ अगर फेंक रहे हैं तो इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, यानी सैंपल स्पेस है। फिर अब बात करेंगे P8 लिस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आना, कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए एक हेड है और यहाँ पे एक हेड है, कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो पॉसिबल आउटकम और ओवरऑल आउटकम, तो टोटल ये फेवरेबल आउटकम है और टोटल है, यानी 3/4, पहला ये हो गया। कह रहा है P8 मोस्ट 1 हेड, यानी अधिक से अधिक एक हेड आना, अधिक से अधिक, यहाँ पे हेड नहीं बल्कि क्या है, टेल है। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट में आपका टेल है। कह रहा है 8 मोस्ट 1 टेल, यानी अधिक से अधिक एक टेल आना। तो अधिक से अधिक की बात हो रही है, एक टेल 2, मतलब यहाँ पे कम अधिक से अधिक एक है, अधिक से अधिक यहाँ पे अधिक से अधिक एक है, अधिक से अधिक 2 है, लेकिन ये हो गया और ये, यानी यहाँ पे भी 3 हो जाएगा।
3 बाई क्या हो जाएगा 4। एट मोस्ट 1 टेल यानी अधिक से अधिक क्या एक टेल आना, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे कह रहा है अ हेड एंड अ टेल, एक हेड और एक टेल, एक हेड और एक टेल। तो एक हेड है, यहाँ पे देखिए एक हेड एक टेल, एक हेड और एक टेल, तो ये मतलब पॉसिबल आउटकम 2 है, ओवरऑल 4 है, तो 2/4, तो यहाँ कैंसल आउट कर देंगे 1/2। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 31 का। थैंक यू।